हेलो एवरीवन। जय हिंद सभी को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार दरोगा की वैकेंसी आ चुकी है, तो आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। चलिए, आप जो भी इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी आप इसकी तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा की, तो आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसका जो सिलेबस है काफ़ी मतलब इसके सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं, मोस्टली इसमें जीएस पूछा जाएगा, है ना। और जीएस को कवर करने के लिए प्रॉपर इसके आपको वीडियो लेक्चर्स प्लस कंटेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इसकी अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए एक एक ऐप है, एक क्लासेस चलाई जा रही है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, जिसका नाम है चैतन आईएएस एकेडमी। आप ये इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर ना प्लस कंटेंट और प्लस इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, जो कि आप बिहार दरोगा से संबंधित उससे उसके सिलेबस से रिलेटेड ही ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन की सीरीज में बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। अंतरराज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो मैं आप लोग को आंसर दूंगी, इसके बाद इसका आंसर देखिएगा, ठीक है। तो पहला इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अंतरराज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। बात करते हैं इसका अपॉइंटमेंट की, तो वो कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 263 में इसके बारे में प्रोविजन किए गए हैं, ठीक है। इसमें जो मेंबर होते हैं वो कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री के द्वारा ही मनोनीत किए जाने वाले मनोनीत किए जाते हैं कितने? 6 सदस्य, जो कि उनका जो लेवल होता है वो कैबिनेट स्तर का होता है। उसके साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्री और यूनियन टेरिटरी के जो हेड होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और इसकी जो बैठक होती है वर्ष में 3 बार आयोजित की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? ठीक है, मतलब हमारे जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे भारत में जो संविधान है ना, उसमें उसके द्वारा कुछ फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के पार्ट 3 में 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है, ठीक है। जिसमें बहुत सारे हमारे लगभग छह जो मौलिक अधिकार हैं वो हमें दिए गए हैं। इसके पहले यदि हम बात करते हैं मूल अधिकारों की ना, मूल रूप से जब हमारा संविधान बना था उस टाइम हमें 7 मौलिक अधिकार मतलब 7 फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए थे, जिसमें 7 नंबर का कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन इसे हटा दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उसे कब हटा दिया गया है, कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा। अब वो एक फंडामेंटल राइट ना होकर के एक कानूनी अधिकार है, एक लीगल राइट है, उसका उसका प्रोविजन अब कहाँ किया गया है? एक नॉर्मल कानून की तरह 300A में, ठीक है, 300A में संपत्ति के अधिकार को डाल दिया गया है, ठीक है। और ये भाग किस में है? 12 में, ठीक है। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संविधान मूल अधिकारों का अंश नहीं है? तो इसका कौन सा आएगा? मानव दुर्व्यापार, बालाश्रम का प्रतिषेध, आर्टिकल किस में बताया गया है? आर्टिकल 23 में बताया गया है। कारखानों में बालकों से संबंधित नियोजन का प्रतिषेध, आर्टिकल 24 में बताया गया है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता और नियोजन के विषय में अवसर की समानता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है, ठीक है। लोक नियोजन आर्टिकल 16, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। भारत में संघीय मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है आपके सामने, संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 15%, संसद के सदस्यों के कुल संख्या का 10%, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10%, या फिर लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? हमारे भारतीय संविधान में 91 नंबर का एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। कब हुआ था? 2003 में हुआ था, जिसमें ये बताया गया था कि मंत्रियों की जो संख्या होगी वो लोकसभा के सदस्यों के कुल संख्या की कितना परसेंट होगी? 15% होगी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मतलब लोकसभा में जितने भी मेंबर होंगे उसका 15%, उसका 15% क्या होंगे? मंत्री होंगे। तो याद रखिएगा, संसद नहीं है, ना कि राज्यसभा है, बल्कि क्या है? लोकसभा है। लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% क्या होगा? मंत्री होंगे। तो ये इसमें बताया गया है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आपसे, कोई कौन सा विभाग, कौन सा डिपार्टमेंट गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कौन सा विभाग नहीं आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजभाषा विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग,
जम्मू कश्मीर कार्य विभाग या फिर विधि कार्य विभाग? कौन सा आंसर हो जाएगा इसका बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, वीडियो को पॉज करके उसके बाद ये आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधि कार्य, ठीक है। ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। ये किसके अंतर्गत आएगा? विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय में, मतलब किसी भी कोर्ट में जवाबदेह नहीं होगा, अकाउंटेबल नहीं होगा? तो इसका ऑप्शन है आपके सामने, आर्टिकल 71, आर्टिकल 143, आर्टिकल 361, आर्टिकल 57। बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 361 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी उन्हें जो भी पावर दी गई है वो उसका यूज करेगा, लेकिन उसके बाद वो किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। और इससे संबंधित एक और फैक्ट ये है, याद रखिएगा, यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, मतलब इम्पीचमेंट का काम चलता है, उन्हें हटाने का एक प्रोसीजर है जिसे हम कहते हैं इम्पीचमेंट, ठीक है। तो उस टाइम पे उनके द्वारा जो भी पिछले काम किए गए हैं वो रद्द नहीं किए जाएंगे, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ पर है? आर्टिकल 52 में। हमारे भारत में जो कार्यपालिका है ना, जो एग्जीक्यूटिव है, उसका जो हेड होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन हम बात करते हैं वास्तविक हेड की, तो वो कौन होता है? मंत्रिपरिषद होती है। इतनी बात क्लियर है? तो ये राष्ट्रपति से संबंधित कुछ बातें हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की जो आयु, मतलब वोटिंग की जो एज है, उसे घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? मतलब पहले ये जो एज थी, अभी हम 18 वर्ष के हो जाते हैं तो हम वोट डाल सकते हैं, लेकिन ये पहले, ये जो एज थी पहले कितनी थी? 21 ईयर थी, ठीक है, 21 वर्ष थी। तो इसके बाद एक कौन सा अमेंडमेंट किया गया था जिसमें इस एज को कम कर दिया गया था? तो बात करते हैं कौन से अमेंडमेंट की? 61th अमेंडमेंट। याद रखिएगा, इससे संबंधित एक क्वेश्चन, 61 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ था? 1988 को हुआ था। कब हुआ था? 1988 को हुआ था। लेकिन हम बात करते हैं इसके इम्प्लीमेंट की, तो ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1989 में। ये सारे लूप हॉल्स होते हैं जो कि आपके एक 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 क्वेश्चन को रोक देते हैं और इससे आपका सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये 61 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ था? 1988। यदि आपसे एक्ट पूछा जाए कि एक्ट कब का था, तो 1988 का था। यदि वो लागू कब हुआ था इसकी बात करें, है ना, तो इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1989 को। जैसे हम बात करते हैं 73वां 74वां संविधान संशोधन, तो वो पंचायती राज और नगरपालिका से संबंधित है ना, कि वहां पर एक स्थानीय सरकार का गठन किया जाएगा, लेकिन वो 1992 में आया था एक्ट। लेकिन हम बात करते हैं इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1993 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। और एक साल के अंदर अंदर सभी ग्राम पंचायतों का गठन कर ले, ये उसमें बोला गया था, ठीक है। तो ये कब किया गया है? आर्टिकल हम बात करते हैं 326 की, तो इसमें बोला गया है जितने भी 18 वर्ष के हो गए हैं युवा, वो क्या कर सकते हैं? वोट डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 61 नंबर का अमेंडमेंट किया गया था। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। और पहला आम चुनाव हमारे भारत में 1951-52 में किया गया था, ठीक है। और जो कि सबसे बड़ा चैलेंज भी था, लेकिन सफलतापूर्वक ये वोटिंग जो प्रोसीजर है वो किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी है विटामिन B12, विटामिन सी, या फिर विटामिन डी, या फिर विटामिन के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी इसका राइट आंसर, सॉरी, विटामिन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ, और इससे होने वाला जो रोग है वो कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम एज की हम बात करें तो वो कितनी होनी चाहिए? सॉरी, ये मिस्टेक है। न्यूनतम एज क्या होनी चाहिए ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 60 वर्ष, या फिर कोई उम्र सीमा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, राष्ट्रपति की यदि हम बात करें, प्रेसिडेंट की यदि बात करें तो कितनी होती है? 35, है ना। बात करते हैं किसकी? उपराष्ट्रपति की, तो वो भी 35 ही होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 63 में है, ठीक है। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद की बात की गई है। और आर्टिकल 64 में ये बोला गया है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के सभापति के तौर पे
अपना पद धारण करेगा। मतलब राज्यसभा की हम बात करें, जो उच्च सदन होता है, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो हेड होता है, सभापति होता है, वो कौन होगा? वो उपराष्ट्रपति ही होगा। ठीक है। तो इसकी जो एज की हम बात करें तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए क्या होगी? 35 ईयर। ठीक है। 30 वर्ष किसकी होती है? 30 वर्ष यदि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी जो न्यूनतम एज होती है वो 30 वर्ष होती है। यदि बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के लिए जो मेंबर के लिए जो एज होती है वो उसका क्राइटेरिया क्या होता है? 25 ईयर। ठीक है, 25 वर्ष। बात करते हैं किसकी? प्रधानमंत्री के लिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम एज है वो कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मदन मोहन पुंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए इसका गठन किया गया था? केंद्र राज्य संबंध, राज्य पुनर्गठन, या फिर पंचायती राज, या फिर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। तो इसका आंसर दीजिए क्या होगा? आप लोग पहले आंसर दीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर देखिएगा। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, केंद्र राज्य संबंध। देखिए, सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन को सुधारने के लिए, मतलब उनमें कौन कौन से सुधार किए जाने चाहिए, तो उसके लिए एक आयोग, इस सरकारी आयोग भी आया था, मदन मोहन पुंछी आयोग भी आया था। देखिए, पुंछी आयोग सभी को याद रहता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मदन मोहन होगा। ठीक है। तो ये जो आयोग है वो कब आया था ना? तो ये 27 अप्रैल 2007 को ये आयोग आया था। ठीक है। तो ये कौन थे? न्यायमूर्ति थे ना, न्यायमूर्ति मतलब जज थे मदन मोहन पुंछी। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। इन्होंने ही कहा था कि अंतरराज्यीय परिषद होना चाहिए। योजना आयोग का स्थान एक सांविधिक रूप से होना चाहिए, मतलब सांविधिक निकाय होना चाहिए योजना आयोग, है ना। योजना आयोग की जगह अभी कौन है वर्तमान में? बताइए। योजना आयोग जो है कार्यकारी निकाय है ना। और योजना आयोग के बाद अभी नीति आयोग आ गया है। अब उसका फॉर्मेशन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है। तो ये इनके द्वारा कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, केंद्र और राज्य संबंध। ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती नदियां होती हैं। एक पूर्ववर्ती जल निकाय निकास अपवाह की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने, जो हिमालय के प्रारंभिक ढलान का अनुसरण करती है, जो हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान था, जिसने हिमालय की नदी या फिर शैल संस्तरों का अनुसरण किया है, या फिर इनमें से सभी। ठीक है। तो ये आपका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, पूर्ववर्ती नदियां कौन सी होती हैं? ऐसी नदियां जो हिमालय की उत्पत्ति से भी पूर्व में बह रही है, मतलब हिमालय की जब उत्पत्ति हुई है। देखिए, हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है। क्योंकि हिमालय का निर्माण अभी अभी हुआ है और इसका निर्माण अभी भी जारी है। ठीक है। इसीलिए इसको नवीन वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है। और जब हिमालय बना था ना, और इसके बनने से पहले जो नदियां प्रवाहित हो रही थी वो आज भी हो रही है ना, बिना हिमालय को काटते हुए वो नदियां अभी भी बह रही है। तो 3 नदियां, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और कौन सी नदी है? सतलज। इन नदियों को हम पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेसोफाइट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जो ठंडा एरिया होता है वहां पर, कटिबंधीय क्षेत्र में वहां पर जो वनस्पति होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो मीसोफाइट है इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्ध देश नहीं है? मतलब स्थल रुद्ध मतलब लैंडलॉक कंट्री नहीं है, कौन सा? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। इसके ऑप्शन है कोलंबिया, बेलारूस, अर्मेनिया, फिर लग्जमबर्ग। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि हम बात करते हैं अमेरिका की, साउथ अमेरिका की, तो कोलंबिया आपको एक देश देखने को मिलेगा। तो ये स्थल रुद्ध नहीं है, बल्कि ये समुद्री सीमा को छूता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? यदि हम बात करते हैं भारत के विस्तार की, तो इसका विस्तार कितना? इसका विस्तार की हम बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की हम बात करें तो ये उत्तरी अक्षांशीय विस्तार होता है ये। और बात करते हैं इसके देशांतरी विस्तार की, तो ये कितना हो जाएगा? 68 डिग्री 7 और से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है। तो ये इसका देशांतर विस्तार हो जाएगा। ये अक्षांश विस्तार है और ये देशांतर विस्तार है। ठीक है। तो आपसे कौन सा विस्तार पूछा जा रहा है? अंतरिक्ष विस्तार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर
ना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह अवरोध के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है ना। मतलब वो जो नदियां होती है वो घाटी नहीं, मतलब घाट नहीं आती है, मतलब नदियों मैदानों को नहीं काटती है, बल्कि वो क्या करती है, विसर्पण करने लगती है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विसर्प ना, विसर्पण करने लगती है वो नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है कि आपके सामने खीरा, ककड़ी, तरबूज, पटसन। तो ये बताना है आप लोगों को जायद फसल। देखिए जायद फसल जो होती है मार्च में ये बोई जाती है और जून में ये काटी जाती है। ठीक है, और ग्रीष्मकालीन फसल होती है ये। बात करते हैं रबी फसल की, तो ये अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है और अप्रैल जून में काटी जाती है रबी की फसल, है ना। गेहूं, चना, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। खरीफ की फसल कौन सी होती है, जो बात करते हैं चावल की, ज्वार की, है ना। तो ये सब खरीफ की फसल हो जाएगी। मक्के की, तो ये जून जुलाई में ये बोई जाती है फसल, खरीफ की फसल, और अक्टूबर नवंबर में ये काटी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पटसन। पटसन जो है व्यापारिक फसल होती है, जायद फसल नहीं है। खीरा, ककड़ी, तरबूज ये सभी जायद फसल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। आपको बताना है यहाँ पर आपको कि कौन सा सही है। ठीक है, ये ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो कोरबा उत्तर प्रदेश, रामकुंडम तमिलनाडु, कावास गुजरात, तलचर आंध्र प्रदेश। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि कावास जो है उत्तराखंड गुजरात में है। ठीक है, तलचर ओडिशा में है, रामकुंडम जो है तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये आप इसे देख सकते हैं, आपको जो पता है आप इसे एलिमिनेट करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपतानी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है। ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है अपतानी, ये कहाँ पर है आपसे पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट इसके ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या फिर नागालैंड। आप लोग इसका आंसर दीजिए पॉज करके, उसके बाद आंसर देखिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका नाम है अपतानी। ठीक है, अभी ये न्यूज में भी थी तो इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचनजंगा जो राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क आपसे पूछा जा रहा है कि कंचनजंगा ये कहाँ पर है। उत्तराखंड, सिक्किम, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिक्किम। हाँ, सिक्किम राज्य है। सिक्किम में ये कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है। कंचनजंगा चोटी भी होती है जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि हिमालय में स्थित है, हमारे भारत में सिक्किम राज्य में है। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बिहार दरोगा के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये सिलेबस से ये सारे ही सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। ठीक है, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ना, और आंसर इसके कमेंट में आप लोग दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।